ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है पर्यावरण विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम जैव मंडल के आधार संरचना एवं कार्य। ये कार्यक्रम B.Ed पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पर्यावरण और विकास पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर N.K. कौशिक। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम जैव मंडल के आधार संरचना एवं कार्य। मित्रों, जैव मंडल अर्थात बायोस्फीयर जीवित पदार्थों का एक मंडल है जो पृथ्वी के धरातल के आसपास फैला हुआ है। यह जैव विश्व किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए हुए है, अकार्बनिक पदार्थ किस प्रकार जैव पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, इस कार्यक्रम में इन्हीं प्रश्नों की खोज का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सुनने के पश्चात हमारे अध्यापक प्रशिक्षणार्थी इन बातों को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। जैव मंडल जीवित पदार्थों का एक विश्व है। ऊर्जा का सतत प्रवाह तथा पदार्थों का चक्र जीवन का मूल आधार कैसे है, जैव मंडल में ऊर्जा का पथ किस प्रकार है और पदार्थों के चक्रों के बारे में जान पाएंगे। आइए अब समझते हैं कि जैव मंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवन संभव है जैव मंडल कहलाता है। जीवों का अपना एक अद्भुत संसार है। पृथ्वी की सतह पर यदि हम नज़र दौड़ाएं तो हमें सभी जगह जीव नजर आएंगे। पृथ्वी से 3000 मीटर की ऊंचाई तक तथा समुद्र में 100 मीटर की गहराई तक हमें जीव दिखाई देंगे। परंतु जीवों का संसार यहीं समाप्त नहीं होता। समुद्रों की गहराई में 10,000 मीटर तक और ऊंचे पर्वतों पर भी जीव अपना बसेरा बनाए हुए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल, वायु, मिट्टी और जीवित पदार्थों सभी को मिलाकर जो मंडल बनता है उसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल का वास्तव में अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई क्षेत्र नहीं है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, जैव मंडल की एक पतली परत ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, जिसमें सभी जीव समाये हुए हैं। जीवित पदार्थों ने जमीन पर, समुद्र के पानी में, सभी जगह अपने रहने की जगह बना ली है। सिर्फ स्थायी रूप से बर्फ से जमे ध्रुवीय प्रदेश और बर्फीले पहाड़ों की ऊंची चोटियों को छोड़कर सभी जगह जीव विद्यमान है। आगे बढ़ने के पहले हम पारिस्थितिक तंत्र क्या है और जैव मंडल में इसका कितना महत्व है यह जानने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, ये दो शब्दों इको और सिस्टम से मिलकर बना है। इको का अर्थ है घर और सिस्टम का मतलब है व्यवस्था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में सर आर्थर जॉर्ज टेंसले ने किया था। उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारक अंतर संबंधित अर्थात इंटरलिंक्ड होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित और स्वनियंत्रित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र एक ओर जल की बूंद के समान सूक्ष्म, घर में रखे एक एक्वेरियम के समान छोटा हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर महासमुद्रों जैसा विशालकाय भी होता है। विस्तृत क्षेत्र में फैले पौधों और जानवरों के बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्रों को जीवोम या बायोम्स कहते हैं।
ये विशाल पारिस्थितिक तंत्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक ओर जहाँ अजैविक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि सम्मिलित रहते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवंत समुदाय के 3 प्रकार के जीव क्रमशः उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर्स तथा अपघटक अर्थात सेप्रोफाइट्स जिन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, शामिल होते हैं। पृथ्वी के बायोम्स को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जलीय बायोम और दूसरा है स्थलीय बायोम। जलीय या एक्वेटिक बायोम्स। जलीय बायोम्स पुनः 2 प्रकार के हैं। पहला खारे पानी का बायोम और दूसरा मीठे पानी का बायोम। खारे पानी के बायोम्स में महासमुद्र सम्मिलित है। समुद्र का जलीय जीवन 3 प्रकार का होता है। समुद्र की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरते हुए जीवों के समूह को प्लवक या प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये अधिकांश सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिसमें सूक्ष्मदर्शी पौधों को फाइटोप्लैंक्टन्स तथा सूक्ष्मदर्शी जंतुओं को जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। समुद्र में तैरने वाले जीवों को नेक्टन्स कहते हैं। तीसरे वर्ग में समुद्री जीव आते हैं जो सतह पर रहते हैं, इन्हें बेंथोस कहते हैं। जलीय जीवों का दूसरा बड़ा बायोम ताजे पानी के जीवों का है, जिसमें नदियों, झीलों, झरनों और तालाबों में रहने वाले जीव आते हैं। धरती पर जलीय बायोम के बाद दूसरा बायोम स्थलीय बायोम है। स्थलीय बायोम्स में वन, घास के मैदान, मरुस्थल तथा टुंड्रा प्रदेश सम्मिलित है। स्थलीय जीवों में विशेषतः बायोमास के 4 घेरों का अनुक्रम होता है, जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक फैले होते हैं, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ीय वन, टैगा यानी शंकुधारी वन और टुंड्रा के नाम से पुकारते हैं। अभी तक हमने बायोम के बारे में समझा। आइए अब चर्चा करते हैं कि कैसे ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण जीवन का आधार है। जैव विश्व में 15 लाख से भी अधिक जीव सम्मिलित हैं। ये सभी जीव आवश्यक पदार्थों के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहते हैं तथा अपनी जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूर्य पर निर्भर रहते हैं। पूरे जैविक जगत में केवल हरे पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल नामक पिगमेंट ही एक ऐसा पदार्थ है जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। विद्यार्थियों, यही कार्बोहाइड्रेट पूरे जैव जगत का आधार है। सभी प्राणी ही नहीं बल्कि क्लोरोफिल रहित पौधे भी इन्हीं हरे पौधों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। हरे पौधों के माध्यम से प्राप्त यह प्रकाशीय ऊर्जा ही जैव विश्व को बनाए हुए है। हरे पौधों द्वारा इस कार्बोहाइड्रेट की निर्माण प्रक्रिया को वनस्पति शास्त्री प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस शब्द फोटो अर्थात प्रकाश तथा सिंथेसिस अर्थात निर्माण इन शब्दों से मिलकर बना है। दूसरी ओर पृथ्वी के वे पदार्थ हैं जो जैवमंडल के बायोमास की संरचना में प्रवेश करते हैं। वे पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और पुनः जैवमंडल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जैवमंडल तथा पृथ्वी के बीच पदार्थों का परिचालन निरंतर चलता रहता है। इस तरह से पदार्थों का परिचालन तथा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का सतत प्रवाह दोनों मिलकर जीवन का आधार बनते हैं। आइए अब जानें कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, ऊर्जा जो जैवमंडल को जीवित रखे हुए है वह प्रकाश ऊर्जा है जो सूर्य से आती है। यह कैसी होती है, पृथ्वी पर कितनी ऊर्जा पहुंचती है तथा जैवमंडल में कितनी ऊर्जा रुकती है, ये सब जानना भी आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य आग का एक धधकता हुआ गोला है जहां हाइड्रोजन गैस निर्बाध रूप से हीलियम गैस में परिवर्तित होती रहती है। इस परिवर्तन से बहुत अधिक मात्रा में विकिरित ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में बाहर आती है।
सभी प्रकार की विपरीत ऊर्जा के कुछ समान गुण होते हैं। जैसे सभी 1,86,000 मील प्रति सेकंड की दर से विचरण करती है, इस सौर विकिरण की सबसे छोटी किरणें अंतरिक्षीय किरणें हैं, वे सबसे अधिक ऊर्जावान होती हैं। सूर्य के प्रकाश के जिस वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं उसे दृश्य वर्णक्रम या विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम में 7 रंगों की किरणें होती हैं जो हमारी आंखों को बैंगनी, इंडिगो गहरी नीली, नीली, हरी, पीली, नारंगी व लाल दिखाई देती हैं। इस दृश्य पटल के संपूर्ण वर्णक्रम को जब हम एक साथ मिश्रित किरण के रूप में देखते हैं, जिसे साधारण भाषा में प्रकाश कहते हैं, वह हमें सफ़ेद दिखाई देती है। वर्षा के दिनों में दिखने वाले इंद्रधनुष में हमें सूरज के प्रकाश के 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। यह दृश्य वर्णक्रम विजुअल स्पेक्ट्रम हमारे विशेष प्रयोजन का है। जब यह प्रकाश हरी पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है तब इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु किया जाता है। तब यह प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह क्षमता क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सिर्फ हरे पौधों में ही है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। एक ऊर्जा होने के कारण इससे काम लिया जा सकता है, परंतु कोई भी प्राणी अपने कार्य के लिए प्रकाश का प्रयोग सीधे नहीं कर सकता है। प्रकाश को यदि ऊर्जा के रूप में उपयोग करना है तो उसे किस उचित तंत्र द्वारा अवशोषित करना होगा ताकि उसे रोक के रखा जा सके। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल में केवल हरी किरणों को छोड़कर अन्य भी किरणें कम या ज़्यादा अवशोषित करने की क्षमता है। क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट बनाने में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में प्रकाश को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में रोककर रखा जाता है। यह बात भी जानने योग्य है कि हरी तरंगों को क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता बल्कि उन्हें परावर्तित कर देता है, इसलिए पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। अतः पौधों को यदि सिर्फ हरे प्रकाश में ही देखा जाए तो वे प्रकाश संश्लेषण के अभाव में मुरझाकर सूख जाएंगे। वहीं पौधे हरे वर्णक्रम को छोड़कर अन्य सभी वर्णक्रमों से प्राप्त प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं। आइए अब जानें कि सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा पृथ्वी को मिलता है। सौरमंडल में पृथ्वी का अस्तित्व बहुत छोटा है। सूर्य की ऊर्जा का केवल 1,50 करोड़वां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें से 1% का 10वां भाग ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। जैवमंडल में सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रवेश करती है। यह घटना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इसी क्रिया में भौतिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और जड़ विश्व को जैविक विश्व से जोड़ती है। अब हम समझेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या है। मित्रों, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का आगे क्या होता है? जीवशास्त्री उस पथ का अध्ययन करते हैं जिस पथ पर यह ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय लिंडमैन को जाता है। फूड चेन जीवों का एक रेखीय क्रम होता है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ के संश्लेषित होने तथा खाया अथवा खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए गीर के जंगल में हिरण घास खाते हैं। हिरण को शेर द्वारा खाया जाता है। इस प्रकार घास में संग्रहित ऊर्जा पहले हिरण फिर हिरण से सिंह में पहुंचती है। इसी ऊर्जा प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला सदा एक उत्पादक से ही प्रारंभ होती है जो क्लोरोफिल युक्त एक पौधा, पेड़, घास, शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन ही होगा। इसमें यह भी तय है कि उन उत्पादकों का प्रथम उपभोक्ता एक शाकाहारी प्राणी ही होगा। अभी हमने जिस उदाहरण की चर्चा की उसमें वह हिरण है।
एक बड़े तालाब में खाद्य श्रृंखला किसी शैवाल या छोटे छोटे हरे जलीय पौधों से प्रारंभ होगी, जिन्हें छोटे जलीय जंतु खाते हैं। इन्हें छोटी मछलियां खाती हैं तथा अंत में छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां जीव कम हैं, खाद्य श्रृंखला घास से प्रारंभ होगी। इस घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डों को मेंढक, मेंढक को सांप और अंत में सांप को मोर खाता है। यहाँ खाद्य श्रृंखला लंबी है, अर्थात इसमें कई कड़ियाँ हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। एक समुदाय में अनेकों खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं तथा आपस में विभिन्न पोषकों से जुड़ी रहती हैं। कई बार एक जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से अपने भोजन की पूर्ति करता है। इसी प्रकार किसी एक जीव को अनेक जीवों द्वारा अपना भोजन बनाया जा सकता है। इस प्रकार कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। आइए अब खाद्य पिरामिड के बारे में जानते हैं। मित्रों, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा के स्थानांतरण के साथ बायोमास या जीव भार का भी स्थानांतरण होता है। सन 1942 में लिंडरमैन ने एक अत्यंत उपयोगी सामान्यीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 10% का नियम अर्थात लॉ ऑफ 10% भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बायोमास अर्थात जीव भार का 10% ही स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए यदि एक हिरण 100 किलोग्राम घास खाता है तो उसका 10% यानी 10 किलोग्राम घास उसके मांस में परिवर्तित होती है। इस 10 किलोग्राम मांस को जब शेर खाता है तो उसका 10वां भाग अर्थात 1 किलोग्राम मांस ही शेर के मांस का भाग बनेगा। 10% के नियम के अनुसार यदि किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल के बायोमास के भार को उत्पादक से उपभोक्ता के क्रम में जमाया जाए तो वह एक पिरामिड की शक्ल ले लेगा। इसे खाद्य पिरामिड कहते हैं। पदार्थों का चक्र। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ न केवल जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्मा के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का काम करते हैं, बल्कि वे जैव तंत्र को चलाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जिन पदार्थों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृहत पोषक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, फास्फोरस आदि वृहत पोषक तत्व हैं। दूसरी ओर वे तत्व और उनके यौगिक जिनकी जैव तंत्र चलाने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, बोरोन, सोडियम, क्लोरीन तथा कोबाल्ट। जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि जैवमंडल के पर्यावरण के 3 वैश्विक भाग होते हैं। ये हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर और स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर। जैवतंत्र के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन वायुमंडल से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन की आपूर्ति जलमंडल करता है, शेष खनिज स्थलमंडल से प्राप्त होते हैं। जैवमंडल में प्रवेश करने वाले पदार्थ जीव की श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया तथा अंत में मृत्यु के पश्चात पुनः पर्यावरण में लौट आते हैं और फिर ये जैवमंडल में प्रवेश के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसे पदार्थों का चक्रीकरण या साइक्लिंग कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख पदार्थों के चक्रीकरण को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल के बारे में। मित्रों, वायुमंडल में लगभग 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन के पृथ्वी पर वायुमंडल के अतिरिक्त 2 अन्य स्रोत हैं। महासागरों के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन युक्त चट्टानें। वायुमंडलीय तथा समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड का जैवमंडल और स्थलमंडल से
सतत आदान प्रदान होता रहता है। जैवमंडल के अंदर कार्बन का बुनियादी संचलन खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक तथा इन दोनों समूहों से अपघटकों तक होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र की। वायुमंडल में लगभग 20% स्वतंत्र ऑक्सीजन होती है। पानी के अणु का एक घटक होने के नाते जलमंडल ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। जैव जगत में ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से प्रवेश करती है, जो कि वायुमंडल से आती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय जल का अपघटन करते हैं, फिर हाइड्रोजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। जलीय जीवों को श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जैव पदार्थों के संरचनात्मक घटकों में प्रवेश करती है और फिर जीवों में उनकी मृत्यु पर्यंत रहती है। मृत्यु के बाद यह अपघटन के माध्यम से पुनः पर्यावरण में लौट आती है। अब जानते हैं हाइड्रोजन चक्र के बारे में। हाइड्रोजन का एकमात्र स्रोत जलमंडल है, क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अणु का एक घटक है। हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करती है। श्वसन के दौरान शर्करा अर्थात ग्लूकोज का अणु विघटित होता है तथा हाइड्रोजन के अणु पानी का रूप लेने के लिए ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार जब मृत जीवों के कार्बनिक यौगिक विघटन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब हाइड्रोजन के परमाणु जल का रूप लेने के लिए ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आइए अब जानें नाइट्रोजन चक्र के बारे में। वायुमंडल में 78% स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है, जो अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक है। जीव जगत के सभी प्रोटीनों का नाइट्रोजन एक अभिन्न अंग है, परंतु प्राणी तथा पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हरे पौधों द्वारा उपयोग में लाने के पूर्व इसे अकार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में फिक्स करना आवश्यक है। एक बार नाइट्रोजन मिट्टी में यौगिक के रूप में उपलब्ध हो जाती है तो फिर यह चक्रित तथा पुनः चक्रित होती रहती है। नाइट्रोजन चक्र में 5 प्रमुख सोपान निहित होते हैं, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला सोपान नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वातावरण में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलकर जैव मंडल में प्रवेश कराया जाता है। इस हेतु प्रकृति में 2 एजेंसियां हैं। प्रथम, वायुमंडल में बिजली की चमक के समय विद्युत रासायनिक क्रिया होती है तथा वायुमंडल की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। वर्षा इन ऑक्साइडों को घोलकर पृथ्वी में पहुंचा देती है, जहां से ये ऑक्साइड पौधों के माध्यम से जैव जगत का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा, कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल भी स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, शैवाल जैसे नोस्टाक आदि भी प्रकृति में स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम व अन्य दाल वाले पौधों की जड़ों में निवास करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जंतु अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से पौधों अथवा पशुओं से करते हैं। जानवर इन प्रोटीनों को पाचन के द्वारा एमिनो एसिडों में बदलते हैं। नाइट्रोजन चक्र का अगला सोपान है अमोनीकरण यानी अमोनिफिकेशन। जंतुओं के प्रोटीन 3 पदार्थों में विघटित होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड तथा अमोनिया। ये पदार्थ उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। पादप एवं जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजनी अवयवों के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। इसे अमोनीकरण कहते हैं। अगला सोपान है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहलाता है।
यह कार्य भूमि के नाइट्रोसोमोनास जीवाणु करते हैं। अगला सोपान है डीनाइट्रिफिकेशन। सूडोमोनास जीवाणु भूमि के सभी महत्वपूर्ण नाइट्रेट आयनों को गैसीय नाइट्रोजनों में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में लौट आती है। मित्रों, इस नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप भी होता रहता है। 1950 के बाद कृत्रिम नाइट्रोजन खाद के उत्पादन के कारण नाइट्रोजन चक्र में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। 1990 के दशक से कृत्रिम नाइट्रोजन खाद का उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया कि वह प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बराबर हो गया। इन खादों के अत्यधिक उपयोग से कई अवांछनीय प्रभाव होने लगे हैं, जैसे ओजोन की परत को हानि होना आदि। अब फास्फोरस चक्र की चर्चा करते हैं। जीवन में फास्फोरस का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड तथा फॉस्फोलिपिड्स एटीपी व एडीपी यौगिकों का एक घटक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में भी इसका योगदान है। फास्फोरस जैवमंडल में फास्फेट आयनों के रूप में प्रवेश करता है। इन फास्फेट आयनों के पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं तथा कुछ समय बाद एडीपी, एटीपी, न्यूक्लिक एसिड तथा अन्य फास्फेटधारी यौगिकों के साथ मिल जाते हैं। मृत पौधे तथा जानवरों के शरीर के टूटने से ये फास्फेट आयन पुनः भूमि में लौट जाते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम चक्र की। कैल्शियम यौगिकों का उपयोग अनेक प्रकार के जीवों द्वारा अपने आंतरिक तथा बाह्य कंकाल हेतु किया जाता है। कैल्शियम के यौगिक पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये पानी में भी पाए जाते हैं। कैल्शियम जीवों को पानी के माध्यम से प्राप्त होता है। पौधे इन्हें अपनी जड़ों से अवशोषित करते हैं। जीवों और पेड़ पौधों की मृत्यु के बाद ये अपघटकों के माध्यम से पुनः भूमि या पानी में लौट आते हैं। जैवमंडल के बाहर कैल्शियम का प्रवाह झरनों और नदियों से समुद्र की ओर होता रहता है। जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थिपंजर पोखरों, झीलों तथा समुद्रों की सतह में एकत्रित हो जाते हैं। बाद में लाखों वर्षों के बाद ये चूने के पत्थर तथा संगमरमर की चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जल चक्र या वाटर साइकिल की बात करते हैं। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्रोत है तथा जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के महत्व को देखते हुए कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अब तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा। जैव पदार्थों में जल 65 से 70% तक होता है। कुछ जलीय पौधों में जल की मात्रा 95% तक होती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, अतः इसके चक्रीय संचलन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। वायुमंडल से भूमि पर, भूमि से समुद्रों में और समुद्रों से पुनः बादलों के रूप में वायुमंडल में जल का यही चक्र सदा चलता रहता है। इस चक्र में जीव किसी भी बिंदु पर अपने उपयोग का जल ले सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण करते हैं, जबकि जंतु भोजन और पेय पदार्थों के रूप में जल ग्रहण करते हैं। साथियों, अभी हमने इस कार्यक्रम में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कैल्शियम चक्र, फास्फोरस चक्र तथा जल चक्र को समझा। आइए इस कार्यक्रम में सीखे महत्वपूर्ण बातों को दोहरा लें। संक्षेप में, जैवमंडल जैव पदार्थों का वह मंडल है जो पृथ्वी की सतह को घेरे हुए है। पृथ्वी और जैवमंडल के बीच सूर्य से प्रवाहित ऊर्जा तथा पदार्थों के चक्रों के माध्यम से जैव विश्व बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का सतत प्रवाह और पदार्थों का चक्र जीव जगत का बुनियादी आधार है। हरे पौधों में घटित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस ब्रह्मांड की एक अद्भुत क्रिया है। इसी के माध्यम से अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। जैवमंडल को वायुमंडल से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा
कार्बन प्राप्त होता है, जलमंडल हाइड्रोजन प्रदान करता है तथा शेष खनिजों की पूर्ति स्थलमंडल से होती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ध्वनि कार्यक्रम जैव मंडल के आधार, संरचना एवं कार्य। कार्यक्रम के विशेषज्ञ थे डॉक्टर N.K. कौशिक। आलेख वाचन किया है डॉक्टर कंचन जिज्ञासी ने। उद्घोषक थे विवेक कहार। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।